बदायूं में प्रेमी ने महिला डांसर का चलती स्कूटी पर मर्डर कराया और फिर साथियों के साथ मिलकर शव को दफना दिया। तो उसने गला घोट के रुपट्टे, उन्हीं के रुपट्टे से गला घोट के उन्हें मार दिया। एक ने पैर पकड़े थे, एक ने हाथ पकड़े थे। टाइम था 18 फरवरी 2025 का, जब यूपी के बदायूं में एक महिला पिछली काफी देर से अपनी 28 साल की बेटी मुस्कान के पास कॉल कर रही थी। वो लगातार अपनी बेटी के पास कॉल कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। तो अब वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई नूर हसन के पास जाकर सारी ही बातें बताने लगती है कि उसने अपनी बेटी के पास कितनी बार कॉल कर लिया है, लेकिन उसने तो एक बार भी कॉल नहीं उठाया। तो नूर हसन भी अब थोड़ी चिंता करने लगता है कि आखिरकार ऐसी उसकी भांजी कहां पर बिजी चल रही है कि उसने अपनी मां का कॉल ही नहीं उठाया। तो वो वहीं पर जा पहुंचता है जहां पर कि इस टाइम उसकी भांजी रहा करती थी। लेकिन उस जगह पर पहुंचकर नूर हसन को पता चलता है कि मुस्कान यहां पर पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। इनके आस पड़ोस वालों को नहीं पता कि वो कहां पर चली गई होगी। इस टाइम मुस्कान का 3 साल का बेटा घर पर ही मौजूद है। वो अपनी मां को याद करके बहुत ज्यादा रो रहा है और आखिरी टाइम में मुस्कान जिसके पास उसके बेटे को छोड़कर गई थी, वो महिला बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। और अब जैसे ही उसने नूर हसन को देखा तो उसकी सांस में सांस आती है कि चलो अब ये आ चुके हैं तो जैसे तैसे कर ये मुस्कान से कांटेक्ट करके उसे बुला लेंगे ताकि वो आकर अपने बेटे को संभाल ले। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जो कुछ भी नूर हसन को पता चलता है तो वो तो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इनके पड़ोस वालों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमें भी नहीं पता कि मुस्कान कहां पर चली गई है। नूर हसन थोड़ा परेशान तो हो जाता है, लेकिन अपने रिश्तेदारियों में जहां पर भी वो पूछ सकता था उन सारी ही जगहों पर पूछ लेने के बाद भी जब उसे पता नहीं चलता कि मुस्कान कहां पर गई होगी, तो आखिर में वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने मुस्कान की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस वाले भी उसके बारे में सारी ही चीजें जानने लगते हैं और पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि मुस्कान तो नौटंकी में काम करती है, डांस वगैरह वो करती है, तो पहले तो पुलिस का यही शक था कि जरूर इस टाइम उस लड़की का पति उसके साथ नहीं रहा करता था, उसके साथ सिर्फ उसका 3 साल का बेटा था। तो हो सकता है उसे किसी से प्यार हो गया होगा और प्यार के चक्कर में वो उसके साथ यहाँ से चली गई होगी और ज्यादा नहीं तो कुछ एक दिनों बाद वो वापस आ भी जाएगी। पुलिस ने इसके केस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुस्कान की माँ सायरा पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है और सायरा का ये कहना था कि पुलिस वालों ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और काफी तरह की ऐसी बातें पुलिस वाले इसके साथ कर रहे थे जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुस्कान के साथ में ही हुआ सर। मुस्कान रहती थी रिजवान के पास में ही घर पे, बदायूं कमरे पे, उसी के साथ रहती थी, उसी मारता पीटता था। हाँ, रिजवान के संग शादी कर ली थी, इसके साथ में रहती थी। शादी करके अपनी लव मैरिज ने शादी करी थी सर, और उसको गला घोट के मार दिया। 1 महीना 10 दिन हो गए सर। पुलिस ने मेरी सुनी नहीं, मुझसे हम गंदे गंदे सवाल करे, आप लोग नाचने गाने वाले हो, धंधे वाले हो। मनोज जी ने हमने शिकायत करी, फिर यहाँ कोई किसी ने ना सुना तो हम बरेली गए थे IG के पास में। हाँ, मैंने ये बोला था हमने कि नाचने गाने वाले का इंसान नहीं है। तो नूर हसन यूं ही तो आराम से नहीं बैठने वाला था। वो पुलिस वालों के पास जाकर बार बार इस बारे में दरख्वास्त करने लगता है और बताने लगता है कि जनाब, मुझे पूरा का पूरा शक है कि उनकी लड़की के गायब होने के पीछे उसके पति रिजवान का ही हाथ होगा। तो पुलिस वाले रिजवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसी टाइम पुलिस को पता चलता है कि रिजवान यहीं के पास के एक गांव अल्लाहपुर गांव का रहने वाला है। इसकी पहली पत्नी जैनब गांव की प्रधान है। रिजवान ने 2 शादियां कर रखी है। उसकी पहली पत्नी जैनब और दूसरी पत्नी मुस्कान है। तो अब पुलिस ऑफिसर्स ने रिजवान के बारे में ही और ज्यादा डिटेल निकालनी शुरू की और इसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि रिजवान कहीं और नहीं जबकि पहले से ही जेल में है। तो वो लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसने जेल में रहते हुए ही अपनी पत्नी को गायब करवा दिया होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चलती है कि जब इसकी पत्नी गायब हुई थी उसके लगभग 1-2 दिन बाद ही ये पुलिस वालों के जाकर सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही एक केस चल रहा था और इस टाइम ये जमानत पर बाहर आया हुआ था। तो अपने आप जाकर पुलिस वालों के सामने सरेंडर क्यों किया होगा? इसी तरीके के काफी सारे सवाल अब पुलिस वालों के दिमाग में चल रहे
रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी अब अच्छे से करने लगे थे कि वो लड़की गायब हो चुकी है। इनके पड़ोसियों को कोई भी बात नहीं पता कि वो गई तो गई कहां पर। बस आखिरी टाइम में मुस्कान ने अपने बेटे को यहाँ पर पड़ोसियों को संभलवा दिया था। ये बात कही थी कि वो कुछ ही देर बाद वापिस आ जाएगी, वो कहीं पर चली गई। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि वो आखिरी टाइम में किसके साथ गई थी। दूसरी तरफ इसका पति कुछ इस तरीके से गड़बड़ में है तो कुछ ही दिनों बाद रिजवान को जेल से रिहा कर दिया जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाता है और पुलिस जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद थोड़ा सख्ताई से उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। पहले तो रिजवान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इसी तरीके से जेल से अभी रिहा होकर आया हूँ, आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो पुलिस ने सारी ही चीजें रिजवान के सामने रख दी कि भाई तू इस दिन अरेस्ट हुआ था, ये तूने कांड किया था, उसके बाद तू जमानत पर बाहर आया हुआ था तो तूने अपने आप जाकर पुलिस ऑफिसर्स को क्यों सौंप दिया, तू अब यहाँ पर जमानत पर बाहर आया हुआ था तो कोई कंपलसरी नहीं था कि उसी टाइम तुझे वापस जाना था, तो तूने जाकर अपने आप को वापस जेल में बंद क्यों करवा लिया। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल अब पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में थे और इन सारे ही सवालों का जवाब रिजवान अच्छे से नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसके ऊपर थोड़ी और ज्यादा सख्ताई दिखाई तो रिजवान टूट जाता है और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आती है। रिजवान ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं अल्लाहपुर गांव का रहने वाला हूं, इस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी जनेब नाम की एक लड़की से और मेरी पत्नी गांव की प्रधान बनी हुई है। वैसे तो हम लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन 2020-21 के आसपास हमारे गांव में एक नौटंकी आई थी और उसी नौटंकी में मुस्कान भी शामिल थी। वो काफी ज्यादा लाजवाब डांस किया करती थी, उसके डांस को देखकर मैं पूरे तरीके से फिदा हो जाता हूँ। और उसके बाद तो मुझे जैसे ही पता चलता है कि मुस्कान का जो ये नौटंकी है यहाँ आसपास के गांव में आने वाली है तो मैं वहीं पर पहुंच जाया करता था स्पेशली तौर पर मुस्कान का डांस देखने के लिए। धीरे धीरे कर मुझे इससे इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि मैंने जाकर इसे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कर उसके भी मन में मेरे लिए प्यार उमड़ने लगता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। और उसके बाद तो मुस्कान को भी पता चल जाता है कि मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। अब वो काफी सारे सवाल मुझसे कर रही थी कि अब वो उसके साथ किस तरीके से रह पाएगी, क्योंकि पहले ही उसकी पत्नी उसके साथ उसके घर पर रहती है तो वो इसे तो आने नहीं देगी, जिसके चलते रिजवान उसे 10,000 रुपए महीना देना शुरू कर देता है और उसे एक दूसरी जगह पर कमरा दिलवा कर रहने लगता है। और यहीं पर पिछले काफी सालों से मुस्कान रहती आ रही थी। वो हर महीने उसे 10,000 रुपए दे दिया करता था, लेकिन जैसे ही टाइम 2021-22 का आता है तो मुस्कान को एक लड़का हो जाता है और जब से उसकी जिंदगी में ये लड़का आया था उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। 10,000 से 15,000 उसका खर्चा हो जाता है, उसके बाद 20,000 हो जाता है और यूं ही बढ़ते बढ़ते अब टाइम 2025 का आ चुका था तो उसका ये कहना था कि वो हर महीने 40,000 रुपए लेना चाहती है क्योंकि 10,000 रुपए में उसका खर्चा नहीं चलता। और मैं उसे ये बात कहा करता था कि इतने पैसे का आखिरकार वो करने वाली क्या है। मुस्कान का ये कहना था कि अभी तक वो बिल्कुल अकेली अपने घर पर रहा करती थी तो उसका इतना ज्यादा खर्चा नहीं था। अब उसकी जिंदगी में उसका एक बेटा आ चुका है तो उसे अच्छे से इसकी भी परवरिश करनी है। तो जैसे तैसे कर कुछ एक दिनों तक तो वो उसका खर्चा उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ इतना आमदनी उसके पास भी नहीं थी, नॉर्मल सी उसकी इनकम हुआ करती थी। और अब जब से उसने 40,000 रुपए अपनी दूसरी पत्नी मुस्कान को देने शुरू किए तो अब ये पूरे तरीके से लगातार कंगाल होता जा रहा था। इसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे कर जुगाड़ करके वो उसे पैसे दे दिया करता था। लेकिन जब से उसने 40,000 रुपए इसे देने शुरू किए इसके अंदर बहुत ज्यादा कड़की आ चुकी थी और उसके बाद इसके दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगते हैं कि यार क्या इसने ये दूसरी वाली शादी करके ठीक किया है, क्योंकि इस टाइम इसकी पहली पत्नी जनेब को भी इस बारे में पता चल चुका था कि इस बंदे ने दूसरी शादी कर ली है और इतना ज्यादा खर्चा अब वो उसका उठा रहा है। तो उसकी पहली पत्नी उसे बहुत ज्यादा उल्हाने दिया करती थी और इन सारी ही चीजों के नीचे लगातार रिजवान दबता ही जा रहा था। एक तरफ तो वो अपनी पत्नी का खर्चा उठा रहा था, पहले वाली पत्नी का भी उसे खर्चा उठाना पड़ता था, दूसरी तरफ पहले वाली पत्नी के उल्हाने ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो एक दिन वो बहुत ज्यादा निराश हुआ
हुआ अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी इनके गांव के दो लोग राम अवतार और राधेश्याम इसके पास आ पहुंचते हैं और वो उन्हें अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम बताने लगता है और ये बात कहता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि मैं इस दिक्कत से बाहर आ पाऊं। तो इन दोनों ने ही ये बात कही कि ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं। तो रिजवान ने इन दोनों को ही ये बात कही कि अगर तुम मेरी ये समस्या दूर कर देते हो तो मैं तुम्हें नगदा नगदी 70 हजार रुपए देने के लिए तैयार हूँ और दूसरी तरफ एक रात के लिए तुम जमकर जितनी भी शराब पी सकते हो, मेरी तरफ से खुली पार्टी होने वाली है। और इस बात को सुनकर राम अवतार और राधेश्याम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एक ही दिन में इतने सारे पैसे, फिर तो हमारी मौज ही हो जाएगी। वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और इन तीनों ने ही मिलकर अब प्लान बनाना शुरू किया कि किस तरीके से ये लोग उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। अगले लगभग 2-3 दिनों तक ये यूं ही प्लान बनाते रहते हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी प्लान बनाया कि अब उसे मार तो डालेंगे हम लोग, लेकिन ठिकाने कहां पर लगाएंगे। तो राधेश्याम और राम अवतार इस टाइम ठेके पर लेकर एक खेत में खेती किया करते थे। उन्होंने रिजवान से ये बात कही कि अगले 5 सालों तक प्रधान तो तुम ही रहने वाले हो, तो ये खेत तुम बस हमसे छुड़वाना मत, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग ये बनाई है कि इसके अंदर हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर मुस्कान को डाल देंगे और अगले 5 सालों के अंदर तो वो पूरे तरीके से कंकाल में तब्दील हो जाएगी। यही सारी की सारी वो लोग बातें इस टाइम कर रहे थे। पूरी की पूरी प्लानिंग बन जाने के बाद रिजवान आखिर में मुस्कान के पास जा पहुंचता है। सबसे पहले उसने उसके पास कॉल किया, जैसे तैसे कर बहला फुसला कर वो उसे बुला लेता है और मुस्कान भी तैयार हो जाती है, क्योंकि इस टाइम उसका पति उसे लेने के लिए आया हुआ था। मुस्कान सीधी की सीधी रिजवान के पास जा पहुंचती है। रिजवान इस टाइम स्कूटी पर उसे लेने के लिए आया था, अपने साथ बैठाकर वो उसी खेत में अपने साथ लेकर जाता है। अब रात के करीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था जिस टाइम रिजवान मुस्कान को लेने के लिए आया था और जैसे ही वो खेत में पहुंचता है तो मुस्कान बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि यहाँ पर आसपास में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल जंगल जैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है और सामने अगर देखा जाए तो 2 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, क्योंकि राधेश्याम और राम अवतार को उसने शराब दे दी थी। ये लोग पिछले काफी देर से अपने खेत में खड्डा खोद रहे थे, शराब पीते उसके बाद दोबारा से खड्डा खोदने लग जाते और इसी तरीके से खड्डा खोदते खोदते उन्हें पूरा दिन बीत चुका था। लेकिन रिजवान मुस्कान से ये बात कहता है कि वो ज्यादा ना घबराए, वो इसके साथ ही तो है, तो घबराने वाली क्या बात है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों उन्हीं के पास जा पहुंचते हैं। मुस्कान एक तरफ साइड में जाकर इस टाइम खड़ी हुई थी, वो पूछ भी रही थी बीच बीच में रिजवान से कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हैं और किस तरीके की वो उससे बातें करना चाहता था। तो राम अवतार और राधेश्याम के पास पहुंचने पर रिजवान ने सबसे पहले तो थोड़ी सी शराब पी और उसके बाद वो तीनों के तीनों मुस्कान के पास आ पहुंचते हैं। राधेश्याम और राम अवतार ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ दिया और रिजवान ने उसी की चुन्नी से उसका गला घोटना शुरू कर दिया। अगले कुछ एक देर तक तो मुस्कान यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये 3 लोग थे, वो अकेली थी और कुछ ही देर बाद वो अपनी जान गंवा देती है। ये अपनी जान गंवा चुकी थी, तीनों की तीनों उसे उठाकर साइड में रख देते हैं और उसके बाद दोबारा से शराब पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घबराए हुए तो तीनों ही थे, लेकिन एक की तो दिक्कत खत्म हो रही थी और 2 लोगों को छिककर शराब मिल रही थी। दूसरी तरफ 70 हजार अब उन लोगों के पास रुपए आ रहे थे। तो जैसे तैसे कर हिम्मत करके वो उसकी बॉडी को उठाकर उसी गड्ढे में डाल देते हैं और उसके बाद लगातार इसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। ये सारा का सारा काम जैसे ही पूरा होता है तो उनकी शराब खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिजवान पहले ही अपने साथ 2 बोतलें लेकर आया था। उसने दोनों की दोनों बोतल निकाली और राधेश्याम और राम अवतार को वो पकड़ा देता है, पैसे भी वो उन्हें दे देता है और उसके बाद दोनों के दोनों वो बंदे यही बात कहते हैं कि तुम अगले बस 5 सालों तक ये संभाल लेना कि ये जो हम लोगों ने ठेके पर खेत ले रखा है ये कोई वापस ना मांग ले, नहीं तो हो सकता है वो यहाँ पर आकर किसी न किसी तरीके से ट्यूबवेल लगाने के लिए या फिर किसी और कारण से यहाँ पर खड्डा खोदता है तो नीचे एक कंकाल निकल ही आएगा। ये सारी की सारी बातें वो इस टाइम कर रहे थे और रिजवान भी उन्हें समझाते हुए कि वो इतनी ज्यादा चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो सब संभाल लेगा। वो वापस घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि अगर इस तरीके से इस टाइम मुस्कान गायब हुई है तो इसकी माँ हुई, इसके परिवार वाले हुए, उसे ढूंढेंगे
देंगे जरूर, तो हो सकता है इसके ऊपर वो लोग शक करने लग जाएं। तो वो सबसे पहले तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ भी उसे बाहर अपना सारा कुछ संभालना था वो सारी ही चीजें मैनेज कर लेने के बाद एक केस की तो इसके ऊपर पहले से ही चल रहा था, ये वापस जाकर पुलिस वालों को अपने आप को सौंप देता है। पुलिस वाले तो पहले कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये बंदा अब पैरोल पर बाहर गया था तो खुद ही वापस क्यों आ गया, लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा मतलब नहीं था, जिसके चलते उसे पकड़कर वापस जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ मुस्कान के घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार उनकी बेटी गई तो गई कहां पर। लेकिन पहले तो पुलिस ने इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि ये केस इतना ज्यादा घूमा हुआ है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ती और उसके बाद अच्छे से इस केस के ऊपर छानबीन करनी शुरू कर दी। और आखिर में पुलिस ऑफिसर्स इन तीनों ही लोगों को पकड़कर उसी खेत में जा पहुंचते हैं जहां पर कि आखिरी टाइम में मुस्कान को इनके द्वारा गाड़ दिया गया था और मुस्कान का कंकाल वो लोग खोदने लगते हैं। जेसीबी की मदद से वहां पर खुदाई चल रही थी, लेकिन 4 से 5 फुट खोद लेने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो पुलिस ने इन तीनों ही लोगों से दोबारा से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या वो इन्हें पागल बना रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जनाब हम लोगों ने उसकी बॉडी को थोड़ा गहराई में दफनाया था क्योंकि हमें ये बात लग रही थी कि हो सकता है ये ट्रैक्टर वगैरह जब यहाँ ऊपर से खुदाई वगैरह करेगा तो हो सकता है उसी के चलते वो बॉडी बाहर ना आ जाए। तो आप तकरीबन 8 से 9 फुट खोद दीजिए और जैसे ही खुदाई की जाती है तो एक कंकाल नीचे से निकल आता है। मुस्कान की बॉडी यहाँ पर तकरीबन पिछले 40 दिनों से मिट्टी में दफन थी और यहाँ पर आसपास में गेहूं उगी हुई थी। उस स्पेसिफिक जगह में उन लोगों ने खुदाई करके वहां की सारी गेहूं को खराब कर दिया था और वो जगह अलग ही समझ में आ रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब पुलिस के पास कंकाल आ चुका था, तीनों के तीनों कातिल आ चुके थे, तो पुलिस ने कंकाल को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया और ये बात रिपोर्ट में पता चल जाती है कि ये बॉडी किसी और की नहीं जबकि मुस्कान की ही है। और ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती हैं कि ये चीज प्रूव हो चुकी है कि कातिल ये 3 लोग हैं, बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है, तो उन्हें आखिर में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वही बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। देखिए मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला का एक बच्चा भी था जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10,000 रुपये के आसपास देता था जैसा कि रिजवान ने बताया है और महिला की डिमांड 40,000 के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसपे दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। और अभी भी इन तीनों ही लोगों के ऊपर केस चल रहा है और कुछ इस तरीके से मुस्कान के कातिल पकड़े जाते हैं। टाइम था 6 अप्रैल 2025 का और जगह थी गुजरात के राजकोट के पास विजय राखी डैम, जब एक 32 साल का व्यक्ति रवि अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से वहां से गुजर रहा था कि इसी टाइम एक काफी ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी वहां पर आती है और वो इसकी बाइक से टकरा जाती है। जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ तो रवि काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो सिर के बल गिरा था जिसके चलते उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट आई थी और वो जैसे ही वहां पर गिरता है तो उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। गाड़ी वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। इस घटना के कुछ ही देर बाद वहां से एक गाड़ी और गुजरती है और जैसे ही उसने रवि को ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। उन्होंने पुलिस के पास कॉल करके सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि जनाब यहाँ पर एक व्यक्ति इस तरीके से गिरा पड़ा है, साइड में ही इसकी बाइक भी यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद इसका एक्सीडेंट हो गया
होगा और ये बंदा किसी भी तरीके की हलचल नहीं कर रहा है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर जा पहुंचती है। वहां पर जाकर पुलिस को वो लोग चेक करने लगते हैं, लेकिन उस टाइम तक रवि ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद रवि के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और उसे तब तक हॉस्पिटल भेज दिया गया था। रवि के पिता, रवि की पत्नी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रो रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। रवि की पत्नी बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से तो इसलिए भी रो रही थी क्योंकि अभी 1 साल पहले ही इनके घर पर एक लड़का हुआ था। इसे ये बात लगा करती थी कि अब इनकी जिंदगी पूरे तरीके से सेट हो चुकी है और अब तो इन्हें किसी चीज की दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब जो ये एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद तो इसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। दूसरी तरफ इसके पिता भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रहे थे, लेकिन उनके पड़ोसियों ने उन्हें समझाना शुरू किया कि अगर इसकी जिंदगी इतनी ही थी तो ये ज्यादा कैसे जिंदा रह सकता था और वो लोग उन्हें समझाने लगते हैं। इसी तरीके से समझाते समझाते अभी लगभग 2-3 दिन का टाइम ही बीता होगा कि पुलिस वाले तो दूसरी तरफ इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो किसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी के साथ या फिर दूसरी बाइक के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था उस बंदे का क्या हुआ, क्या उसे चोट नहीं आई या फिर अगर चोट आई भी थी तो उसने पुलिस के पास इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। हो सकता है अगर इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो इसकी जान बच जाती। तो पुलिस अब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही थी, लेकिन यहाँ आसपास में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिससे कि किसी आदमी से पूछा जा सकता कि क्या ये एक्सीडेंट होते हुए उसने देखा था या फिर कोई और सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। लेकिन ये रोड काफी ज्यादा आगे तक जाता था और आगे जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, टोल टैक्स वगैरह के, वहां पर जितनी भी गाड़ियां रिकॉर्ड हुई थी उन सारी ही चीजों को अब पुलिस वाले अच्छे से चेक करने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी गाड़ी या फिर कोई बाइक आई होगी जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा पाए कि उस बंदे के साथ जो टक्कर मारकर आने वाला बंदा था वो कौन था, कौन सी वो गाड़ी थी। इन्हीं सारी चीजों के बारे में तहकीकात करते करते पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। इसका नाम अक्षय था, इसी की वो गाड़ी थी, इसके नाम पर रजिस्टर वो थी। तो पुलिस वाले अक्षय के घर पर जा पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे पकड़ कर लाते हैं कि भाई तेरी गाड़ी इस तरीके से एक टक्कर मार कर आई है। अक्षय ने तो साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी गाड़ी मेरे पास ही थी, आप लोगों को ऐसा लग ही क्यों रहा है कि मैंने किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया होगा। तब पुलिस ऑफिसर्स ने अक्षय को बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके आगे या पीछे अगर देखा जाए तो तुम्हारी गाड़ी के अलावा वहां पर कोई और गाड़ी नहीं गई थी। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड में एक तुम्हारी ही गाड़ी यहाँ पर आई थी और इसके अलावा तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है। और जब पुलिस ने उसकी गाड़ी को देखा तो उसके ऊपर भी डेंट लगा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि ये किस चीज का है, आखिरकार किस तरीके से ये तुम्हारी गाड़ी के ऊपर डेंट आ गया। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब पुलिस ऑफिसर्स अक्षय से पूछताछ कर रहे थे कि इसी टाइम रवि के पिता को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके बेटे के साथ जिस गाड़ी की टक्कर हुई थी वो बंदा मिल चुका है, उसका नाम अक्षय है, वो इधर इधर का रहने वाला है। तो इस बात को सुनते ही रवि के पिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा वहां पर क्या कर रहा था। और इस बारे में सुनते ही पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये बंदे का मतलब आपका क्या है, आखिरकार कौन ये आदमी है, इसका आपसे क्या रिलेशन रहा है, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी। तब रवि के पिता ने बताया कि इनके बहू का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और यही कारण था कि रवि पिछले काफी दिनों से लगातार परेशान चल रहा था और वो कोई और नहीं जबकि अक्षय ही था। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, जिसके कारण उसने जान गंवाई है, वो कोई और नहीं जबकि इसकी पत्नी का आशिक है, तो पुलिस वालों का अब आइडिया ये कहने लगता है कि जरूर ये कोई ना कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं जबकि जानबूझ के किया गया एक्सीडेंट है। तो पुलिस ने अब रवि की पत्नी रिंकल को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उन दोनों से ही पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो वो दोनों ही साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इन दोनों की ही कॉल रिकॉर्ड्स को निकाल लिया था और जैसे ही ये सारे ही सबूत पुलिस उन दोनों के सामने रखती है तो वो दोनों ही टूट जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्चुअल कहानी पुलिस वालों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि रवि और रिंकल की शादी आज से करीबन 4 साल पहले हुई थी। शादी के टाइम ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। लगभग अगले 1 साल तक ये बड़े ही अच्छे से अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उसके बाद रिंकल की जिंदगी में अक्षय आ जाता है। ये दोनों आपस में कहीं पर मिल जाते हैं। इस टाइम अक्षय की भी शादी हो चुकी
थी। रिंकल की तो शादी पहले से ही रवि के साथ हो चुकी थी, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसके बाद इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, हमारे पार्टनर्स को हम लोग पता ही नहीं लगने देंगे, हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतने वाली है। और यह सारी बातें सोच लेने के बाद अब वो दोनों बाहर मिलने लगते हैं। 1 साल इन बातों को बीत जाता है, उसके बाद 1.5 साल बीत जाता है और इसी बीच रवि को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी पत्नी रिंकल का अफेयर बाहर किसी के साथ चल रहा है। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, रिंकल भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन असल में अभी भी वो अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। वो फिर भी बार बार अक्षय से मिलती रहती है और अब तो इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अक्षय रिंकल के बिना और रिंकल अक्षय के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न हम लोग अपने अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दें और उसके बाद आपस में शादी कर लें। रिंकल तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो अब अक्षय अपनी वाइफ के सामने जाकर सारी ही चीजें डिटेल से बता देता है। उसकी पत्नी को जैसे ही इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अंदर तक सहम जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर वो जबरदस्ती अपने पति के साथ रहने की कोशिश करेगी तो वो पहले वाला प्यार तो अब बचा नहीं है, अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी पत्नी इसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वो बड़े ही हंसी खुशी के साथ रिंकल के पास आ पहुंचता है, उसे बताने लगता है कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है। दूसरी तरफ रिंकल भी जाकर रवि को सारी ही चीजें डिटेल से बता देती है, लेकिन अब रवि और ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि पहले तो तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, उसके बाद जब मैंने तुम्हें समझाया था फिर भी तुम नहीं समझी और आज के टाइम में तो तुम मुझे डिवोर्स देकर उसी के साथ रहने की बोल रही हो। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम काफी अच्छे से जानती हो कि यहाँ पर आसपास में हमारे आस पड़ोस में मेरे माता पिता की कितनी ज्यादा इज्जत है। अगर तुम ऐसा करती हो तो उसके बाद इनकी इज्जत का क्या होगा? हमारा एक बच्चा हो चुका है, अभी वो सिर्फ 1 साल का है, आखिरकार वो किसके साथ रहेगा? मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तुम्हारी उसे जरूरत है तो तुम बड़े ही आराम से बैठकर इन सारी ही चीजों के बारे में सोचो कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। और उसने साफ इनकार कर दिया रिंकल से कि वो उसे डिवोर्स नहीं देने वाला है, आगे उसकी मर्जी है, चाहे वो कुछ भी सोचती रहे। रिंकल उसे अगले लगभग 2-3 दिनों तक इस बारे में बताती है, लेकिन जब रवि नहीं मानता है तो वो वापस अक्षय के पास आकर सारी ही चीजें बताने लगती है कि उसके पति ने तो डिवोर्स देने से मना कर दिया है। अब अक्षय रिंकल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो भी मुझे मना कर रही थी कि वो मुझे नहीं छोड़ने वाली, वो मुझे डिवोर्स नहीं देने वाली, लेकिन दूसरी तरफ मैं उसे छोड़कर इस टाइम आ चुका हूँ और अब अगर तुम मुझे धोखा देती हो तो ये अच्छी बात नहीं है। रिंकल अब अक्षय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षय का ये कहना था कि अगर तुम्हारा पति नहीं ही मान रहा है तो क्यों न हम लोग इसे बीच रास्ते से ही हटा दें। पहले तो रिंकल को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो अपने प्रेमी की बातों में आ जाती है और उसके बाद वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, आखिरकार इसे ठिकाने हम लोग कैसे लगा सकते हैं। और अगले लगभग काफी दिनों तक वो लोग इसी बारे में सोचते रहते हैं। अब रिंकल को काफी अच्छे से पता चल चुका था कि इसने अपने पति को ये सारी बातें कही हैं तो वो इसके ऊपर नजरें जरूर बना कर रखेगा। तो उसने अपने प्रेमी से ये बात कह दी कि वो अब जब भी आपस में बातें किया करेंगे तो डायरेक्टली मैसेज नहीं करेंगे, जबकि आपस में पहले वो लोग एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज करेंगे कि पहले तो अगर अक्षय उसके पास मैसेज करेगा तो रिंकल ये बात कह देगी अगर वो अकेली होगी कि वो खाना खा चुकी है, उसके बाद अक्षय इसके पास कॉल कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो मैसेज ये कर दे कि अभी तो काफी सारा काम पड़ा है, अभी वो काम कर रही है, तो उसे उसके पास कॉल नहीं करना है, जिसका मतलब साफ साफ यही होगा कि अभी भी उसका पति उसके आसपास है। ये सारी के सारे कीवर्ड यूज करके वो लोग अगले काफी दिनों तक इसे मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। बीच में उनके दिमाग में ये बात आती है कि अगर हम लोग इस कांड को अंजाम देते हैं तो कैसे न कैसे हम लोग पकड़े जाएंगे, तो हम लोग एक सुपारी किलर को हायर कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिंकल ने इस बात से मना कर दिया कि कल को मानो अगर वो सुपारी किलर पकड़ा जाता है तो हम लोग उसे पैसे तो दे ही देंगे, उसके बाद पुलिस वालों के सामने वो सारी ही चीजें डिटेल से बता देगा कि किस किस तरीके से हम लोगों ने प्लान बनाकर इसे मारने की कोशिश की थी। तो ये जो सुपारी किलर वाला आइडिया है ये इन्हें छोड़ना होगा और इस कांड
कांड को हमें खुद ही अंजाम देना होगा। लेकिन अक्षय इस बात से इनकार कर देता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पति पूरा दिन कहाँ पर घूमता रहता है, आखिरकार मैं उसे मारूंगा तो मारूंगा कैसे। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जब वो लोग अगले काफ़ी दिनों तक सोच रहे थे तभी इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसी आइडिया को वो लोग यूज कर लेते हैं। रिंकल ने रवि को ये बात कह दी कि वो अपने पुराने आशिक को अब पूरे तरीके से भूल चुकी है। जब भी वो बाहर जाया करती थी तो वो अपने पति के पास लोकेशन भेजा करती थी, उसके पास वीडियो कॉल किया करती थी कि शायद अब तुम्हें शक ना हो कि मैं अभी भी किसी लड़के के साथ हूँ तो तुम आराम से देख सकते हो। और इन सारी ही चीज़ों को देखकर रवि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे कितना अच्छे से समझने लगी है। वो इसका ध्यान रखती है, अब बाहर किसी के साथ भी इसका अफेयर नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ ये अब इससे कितना ज़्यादा प्यार भी करने लगी है। यही सारी बातें जब नॉर्मली रवि सोचा करता था तो लगभग 1-1.5 महीने तक तो ये सारी ही चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि अब रिंकल का रवि को ये कहना था कि मैं तो तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो सकता है बिल्कुल मेरी ही तरह जैसे कि बाहर मेरा किसी और पर मन आ गया था, हम दोनों प्यार के चक्कर में फंस गए थे, हो सकता है तुम भी किसी के साथ प्यार के चक्कर में फंस गए होगे। तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से बताओ। और जब भी वो बाहर जाया करता था तो रिंकल ये बात कहती कि तुम अपनी लाइव लोकेशन मेरे पास भेजो, अपनी वीडियो मेरे पास भेजो। वीडियो कॉल वो उसके पास किया करती थी और रवि को तो यही लगा करता था कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, तो आखिरकार इसमें दिक्कत ही क्या है। वो अपनी लाइव लोकेशन रिंकल के पास भेज दिया करता था। लगभग अगले 3-4 महीनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और अब तो रवि बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी पत्नी उसके ऊपर भरोसा करने लगी है, बाहर कहीं पर भी उसका अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब रवि अपने घर से अपनी बाइक लेकर निकलता है और लगभग आधे घंटे बाद ही रिंकल का उसके पास फोन आता है कि आखिरकार अब वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और अपनी लाइव लोकेशन वो इसके पास भेज दे। और उसके बाद इसकी लाइव लोकेशन देख लेने के बाद वो अक्षय को सारी ही चीजें डिटेल से बताती है कि वो इस टाइम यहाँ पर है, वो इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ से अब वो उस तरफ जाने वाला है अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर, उसका नंबर ये है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो अक्षय तक पहुंचा देती है। अक्षय दूसरी तरफ गाड़ी लेकर अब इसी चीज की वेट कर रहा था कि उसका पति रवि अब यहाँ से कब निकलने वाला है। और जैसे ही वो विजय राखी डैम के पास पहुंचता है तो उसे वो दिखाई दे जाता है, वो उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही एक सुनसान सी जगह आती है तो वो उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। ये टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि टक्कर के कुछ ही देर बाद रवि अपनी जान गंवा देता है। मेरा भाई जो मर्डर हो गया वो मेरा भाई है, वो कलावट से जामनगर आ रहा था तो विजय के पास उसने जो ना पीछे से कार से टकरा दिया। जो आरोपी है ना उसने, बाद में हमको मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। मेरा भाई है ना वो इधर घर के लिए आ रहा था तो उसने बाद में मालूम पड़ा कि उसका घरवाली दोनों मिलके किया हुआ है ना मर्डर था। पहले एक्सीडेंट हमने समझा था ना, एक्सीडेंट नहीं था। अब हमको न्याय चाहिए, वो दोनों को फांसी की सजा मिले ना, ऐसी हमारी मांग है, तो ही मेरे को न्याय हम लोगों को न्याय मिलेगा। जामनगर की ये और जैसे ही ये सारी चीजें पुलिस को पता चलती है तो रिंकल और अक्षय को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और ज्यादा पूछताछ करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स इन्हें अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। और कुछ इस तरीके से बेवजह ही रवि अपनी जान गंवा देता है। हो सकता है अगर वो रिंकल को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता तो उसका ये हाल ना होता, लेकिन वो तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता था, अपने आसपास ये नहीं चाहता था कि इनके कारण इनके माता पिता की इज्जत खराब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ रिंकल को इन सारी ही चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने पति तक की कुर्बानी देने से वो पीछे नहीं हटी। पंचकोशी ए पुलिस स्टेशन एरिया में जामनगर से कालावाड़ रोड पे विजरगी डैम के पास में मंदिर के नजदीक में एक एक्सीडेंट का बनाव सामने आया था। वो बनाव के तहत पुलिस ने घटनास्थल की विजिट ली। विजिट में थोड़ा शंकास्पद लगा, वो बेसिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उससे पता चला कि एक्यूज है अक्षय डांगरिया, उसका ये मरने वाला रवि भाई है, उसकी वाइफ रिंकल के साथ प्रेम संबंध था। उसी बिना पे इन लोगों ने एक पूर्व योजित
आयोजन किया और वो आयोजन के तहत इन लोगों ने कालावाड़ से उसका पीछा करके ये विजयपुरी डैम पर आके वहां पे मौका देख के उसको पीछे से टक्कर लगा के मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों के प्रेम प्रकरण की वजह से ही ये मर्डर हुआ है और इसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया है। लेकिन अब इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से ही अब पुलिस वाले और ज्यादा छानबीन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सावधान जरूर करना चाहता हूं कि आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप प्यार करते हैं, प्यार के चक्कर में फंसकर आप उस व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जिसने कि अपने आप को पूरे तरीके से आपको सौंप दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको उसकी केयर करनी चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से समझना चाहिए।